नमस्कार। YouTube की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और हमारा जो डिस्कस चल रहा था वो एयरफोर्स नेवी के सिलेबस पे चल रहा था और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 211 से लेकर 240 क्वेश्चन तक। हमारा आज का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज हमारे पास कौन से क्वेश्चन हैं। सबसे पहले गुरुत्वीय विभव का SI मात्रक क्या होता है। देखिए, गुरुत्वीय विभव का मतलब होता है एकांक द्रव्यमान को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र में एक समान वेग से लाने के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे अपने गुरुत्वीय विभव कहते हैं। और फॉर्मूला होता है V बराबर W/m। एकांक द्रव्यमान के लिए किया गया कार्य, ठीक है। W को किस में लिखा जाता है, अपने पास ऊर्जा जो है W का वो लिखी जाएगी जूल में, बटे में द्रव्यमान आएगा किलोग्राम, तो मात्रक आएगा जूल किलोग्राम -1। तो हमारा जो यूनिट है जूल किलोग्राम -1 जो इसका मात्रक आ जाएगा। तो ऐसे ही मात्रक आ जाता है। और गुरुत्वीय विभव जो है उसके बारे में आपको पर्टिकुलर हर टॉपिक के बारे में या गुरुत्वीय विभव कोई भी आता है उसकी थ्योरी आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, तो ही आप उसके मात्रक बना सकते हो। देखिए, F आवर्ती का एक प्रत्यावर्ती विभव प्रतिरोध R तथा चौक कुंडली L को श्रेणी क्रम में परिपथ में लगाया जाता है। प्रतिबाधा क्या होगी। देखिए, प्रतिबाधा का फॉर्मूला होता है Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ इस प्रश्न में XC के बारे में कुछ नहीं कहा गया तो XC 0 कर दिया, तो Z बराबर आ जाएगा √R² प्लस सिर्फ XL रह जाएगा, XC नहीं है। लेकिन हम जानते हैं XL बराबर होता है ओमेगा L या XL ओमेगा को लिखा जा सकता है 2πfl, ठीक है। अगर मैं यहाँ वैल्यू पुटअप करता हूँ तो Z बराबर आ जाएगा √R² प्लस 4π² f² L²। तो ये हमारे पास इम्पिडेंस यानी कि प्रतिबाधा का मान आ जाता है। चेक कर लेते हैं। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, B ऑप्शन इसके अंदर हमारा आ जाएगा कि इसमें क्या ऑप्शन आता है, हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दोगे सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 213 देखिए क्या कर रहा है, समान धातु से निर्मित गोले। देखिए, दोनों गोले जो है वो एक ही धातु के बने हुए हैं। धातु समान है, इसका मतलब उन दोनों का घनत्व समान है। व्यास का अनुपात 1:2 है। देखिए, जो अनुपात व्यास का होता है वही अनुपात त्रिज्या का होता है, यानी कि R1 बटे में R2 भी 1/2 है। इनकी ऊष्माधारिता का अनुपात क्या होगा। देखिए, एक तो होता है विशिष्ट ऊष्मा, एक होता है ऊष्माधारिता। तो जो ऊष्माधारिता है, ठीक है, फॉर्मूला होता है M × S, द्रव्यमान इंटू विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। द्रव्यमान गुणा विशिष्ट ऊष्मा जो है वो ऊष्माधारिता के बराबर होता है, यानी कि MS, ठीक है। अब हमें ये पता करना है, दोनों धातुएं तो एक ही है। द्रव्यमान को क्या लिखा जा सकता है, आयतन गुणा में घनत्व इंटू विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। ये आ गया अपने पास ऊष्माधारिता, ठीक है। फिर देखिए, जो ऊष्माधारिता है, आयतन को मैं लिख सकता हूं 4/3, गोले हैं इसलिए 4/3 πr³ ρ × S। इसका मतलब जो आपका ऊष्माधारिता है वो R³ के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जिसकी त्रिज्या जितनी ज़्यादा होगी उसकी ऊष्मा उतनी ही ज़्यादा होगी। ऊष्माधारिता, जो गोला जितना बड़ा होगा साइज में उसकी ऊष्माधारिता उतनी ही ज़्यादा होगी। हमें ऊष्माधारिता का अनुपात पूछा है, तो ऊष्माधारिता के अनुपात को C1 बटे में C2 पूछा हुआ है। फॉर्मूला किसके बराबर आएगा, R1 बटे R2 का होल क्यूब। R1 का मान कितना है, R1 बटे R2 1/2 का होल क्यूब बराबर कितना आएगा, 1/8। तो यानी कि ऊष्माधारिता का अनुपात आएगा 1:8। हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। ऊष्माधारिता के बारे में पता करना था हमें। एक वस्तु का पृथ्वी तल पर भार 700 ग्राम है, उस ग्रह पर इसका भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/7 गुना तथा त्रिज्या 1/2 गुनी है। देखिए, जहां तक भार की बात आती है, W बराबर कितना होता है, वो फॉर्मूला mg, ठीक है। और इसका मान दे रखा है अपने को 700 ग्राम भार। नंबर 2 बात, G जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका फॉर्मूला होता है Gm/r²।
आर स्क्वायर। अब हमें दूसरे ग्रह के बारे में कहता है, जहां का गुरुत्वीय त्वरण जी डैश बराबर फॉर्मूला जी एम डैश बटे में आर डैश का स्क्वायर है। जी डैश, देखिए जी डैश जी एम जो वह उस ग्रह का द्रव्यमान है पृथ्वी के द्रव्यमान का 7वां भाग है, यानी कि m/7। यही प्रश्न में क्या रखा है कि 1/7 गुना है, त्रिज्या 1/2 है, तो r/2 का होल स्क्वायर, यानी कि जी डैश बराबर ये स्क्वायर हो जाएगा, तो 4/7 जी एम बटे में आर स्क्वायर, यानी कि जी डैश बराबर 4/7 जी। देखिए उस ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के त्वरण का 4/7 है। एक काम करते हैं, दोनों तरफ एम जी डैश बराबर 4/7 एम जी, तो वहाँ का जो भार है पृथ्वी के भार का कितने गुना हो जाएगा, 4/7 गुना हो जाएगा। इसलिए मैं लिख सकता हूँ डब्ल्यू डैश बराबर 4/7, पृथ्वी पर कितना है अपने पास 700 ग्राम, तो डब्ल्यू डैश बराबर आ जाएगा, ये कट जाएगा इससे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 400 किलोग्राम भार वहाँ का मान आ जाएगा। तो उस ग्रह पर जिसका द्रव्यमान पृथ्वी का 1/7 है और वहाँ की त्रिज्या 1/2 है, यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 700 किलोग्राम भार है तो उस ग्रह पर 400 किलोग्राम भार का ही मान रह जाएगा। तो ये क्वेश्चन आ गया अपने पास। देखिए किसी बंद तरल के किसी बिंदु पर आरोपित दाब तरल के प्रत्येक बिंदु पर समान रूप से वितरित हो जाता है। ये नियम किसके, देखिए ये जो नियम है पास्कल का नियम है। पास्कल का नियम यही कहता है कि यदि किसी द्रव पर दाब आरोपित किया जाए तो दाब सभी बिंदुओं में समान रूप से वितरित हो जाता है। ये पास्कल का नियम है और इसी सिद्धांत के आधार पर लिफ्ट, ठीक है, हाइड्रोलिकल ब्रेक वगैरह इसी सिद्धांत पे काम करते हैं। ये थ्योरी किसने दी थी अपने को, पास्कल ने दी थी। 20 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिमान कार ब्रेक लगाने पर 10 मीटर दूरी चलकर विराम में आ जाती है, तो त्वरण क्या है। देखिए प्रारंभिक वेग हमें दे रखा है, उसका प्रारंभिक वेग कितना दिया हुआ है 20 मीटर प्रति सेकंड। गतिमान कार है ब्रेक लगाने पर कितनी दूरी, s बराबर 10 मीटर दूरी के बाद विराम में आ जाती है, यानी कि अंतिम वेग कितना आ जाता है 0। ठीक है, हमें पूछा क्या है, उसका त्वरण पूछा है। पहली बात तो इसमें समय नहीं दिया हुआ है, समय नहीं दिया हुआ तो तीसरी समीकरण में चलते हैं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। सबसे पहली बात ध्यान रखिए, यहाँ गाड़ी रुक रही है तो त्वरण नहीं बल्कि मंदन है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्लस के त्वरण है। त्वरण का मतलब होता है वेग में वृद्धि, जबकि मंदन का मतलब होता है वेग में कमी। यहाँ ऋणात्मक त्वरण में आंसर आएगा अपना, क्योंकि गाड़ी रुक रही है, तो इसका मतलब अपना ऑप्शन बी या सी में से एक होगा। चेक करते हैं, तो अंतिम वेग कितना है 0 बराबर प्रारंभिक वेग कितना रहेगा अपने पास, ये एक और माइनस ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, प्रारंभिक वेग जो है 20 का स्क्वायर जो है प्लस पढ़ा रहे हैं तो प्लस अपने आप ही आ जाएगा। 2as कितनी दूरी है 10 मीटर, ये आ जाएगा। इधर ले माइनस 20a बराबर 400, तो a बराबर -20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास मान आ जाएगा, यानी कि हमारा उत्तर कौन सा आएगा, बी आएगा। ठीक है, जब अपने को प्लस माइनस में आंसर दे रखे हो तब आपको ये गौर कर लेना चाहिए कि वहां त्वरण है या मंदन है। अगर त्वरण आता वेग बढ़ रहा है तो प्लस में आंसर आएंगे, यदि वेग कम हो रहा है तो माइनस में आंसर आएंगे। एक जल प्रताप में 100 मीटर ऊंचाई से नीचे जल गिरता है, समस्त गतिज ऊर्जा ऊष्मा में रूपांतरित हो जाती है, तो ताप में वृद्धि कितनी होगी। देखिए जब कोई झरना ऊंचाई से नीचे गिरता है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है mgh, ये ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, J इंटू ms डेल्टा थीटा में रूपांतरित हो जाती है। m से m कट गया, कहता तापमान में वृद्धि कितनी होगी, डेल्टा थीटा बराबर आएगा gh बटे में js। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में J जो है इसको जूल नियतांक के रूप में लिखते हैं, 4.18 जो है जूल पर कैलोरी। ठीक है, चलिए हमें J का मान भी पता है, लेकिन हमें G का मान भी पता है, J का और पानी की स्पेसिफिक हीट विशिष्ट ऊष्मा भी पता है। यदि मैं सारे मान इसमें रख देता हूं एक सीधा फॉर्मूला बन जाता है 0.0023
H। बस इस फॉर्मूले में आपको H रखना होता है और आपको पता लग जाएगा कि तापमान में कितनी वृद्धि हो जाती है। यहाँ कितना H दे रखा है अपने को 100 मीटर, तो डेल्टा थीटा बराबर होता है 0.0023 इंटू 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर जो मान आएगा वो आएगा 0.23 डिग्री सेल्सियस। ये मेरे पास वहाँ का मान आ गया है कि कितना मान आएगा। तो ये इतने तापमान में वृद्धि हो जाएगी। जब ऊंचाई से झरना नीचे गिर रहा है तो ऊपर से नीचे तक आने में तापमान में इतनी वृद्धि हो जाएगी पानी की, यदि ऊष्मा किसी अन्य रूप में नहीं जाती है तो। एक लंबा धात्विक बेलन ऊर्ध्वाधर स्थित है, ये लीजिए बेलन है, इसमें एक दंड चुंबक को गिराया जाता है तो अंतिम त्वरण क्या होगा। इसमें एक चुंबक को गिराया गया है। देखिए जब इसमें चुंबक गिरेगा तो इसके अंदर लगातार फ्लक्स में परिवर्तित होने से यहां पर भंवर धाराएं बन जाती हैं, ठीक है। और ये जो भंवर धाराएं होती हैं इस चुंबक की गति का विरोध करती हैं, और विरोध करने के कारण ये इसकी जो गति है वो इस जो भंवर धाराओं के कारण विरोध है वो इसकी गति के विपरीत दिशा में होगा, जिसके कारण ये कुछ समय बाद नियत वेग से गिरने लगेगा, जिसे अंतिम वेग कहा जाता है। तो ये छड़ चुंबक जो है वो नियत वेग से गिरने लगेगा, यानी कि उसमें त्वरण कितना हो जाएगा, त्वरण 0 हो जाएगा। उसका रीजन क्या है, भंवर धाराओं द्वारा इसके गति का विरोध करना इसका मेन कारण था, इसका जो त्वरण 0 होने में। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा द्रव्यमान के समानुपाती होती है। अच्छा, लैम्डा बराबर आप जानते हैं H/P होता है। लैम्डा बराबर H/P को क्या लिखा जा सकता है, MVB। लैम्डा बराबर H/√2mEB लिखा जा सकता है। कहता द्रव्यमान के समानुपाती होती है, बिल्कुल भी नहीं होती। आपको दिख रहा है आवेग के समानुपाती होती है। देखिए संवेग में परिवर्तन को आवेग कहते हैं नहीं, आवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। संवेग में परिवर्तन को आवेग कहा जाता है। तो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ये कहा जा सकता है कि उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, आवेग पर निर्भर नहीं करता। देखिए ये आवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है क्योंकि ये संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। समीकरण देखिए 20वें क्वेश्चन में y बराबर a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस केस, दूसरा y2 बराबर a कॉस ऑफ ओमेगा टी, दोनों तरंगों के बीच का कलांतर कितना हो गया। देखिए पहली समीकरण अपने को दे रखी है साइन में, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दूसरी समीकरण हमें दे रखी है कोस में, कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, और कहता है इनमें कलांतर कितना है। आपको पता है कि साइन और कोस में कितने का कलांतर होता है, π/2। तो यानी कि यहां पर 90 डिग्री का इन दोनों के बीच में कलांतर पाया जाएगा। 1 mm त्रिज्या का फ्यूज तार 1.5 एम्पियर पर पिघल जाता है। समान पदार्थ के फ्यूज तार की त्रिज्या क्या होगी यदि 3 एम्पियर पर पिघले। देखिए हम जानते हैं कि किसी भी जगह पर जब फ्यूज तार लगाया जाता है उसकी त्रिज्या इस प्रकार से रखी जाती है कि वहां बहने वाली धारा कितनी है, और किसी भी फ्यूज तार में बहने वाली धारा और त्रिज्या में निम्न संबंध होता है, I समानुपाती कितना होता है, R की पावर 3/2, या R समानुपाती होता है I की पावर 2/3। अब अपने से ये कहा गया है कि जब R1 बराबर 1 mm है तो उसमें धारा जो चल रही है वो 3/2 एम्पियर चल रही है, यानी कि 1.5 चल रही है। जब कहता R2 कितनी करें, यदि धारा इसमें कितनी चल रही है, 3 एम्पियर चले। चलिए हम पता करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, R समानुपाती जो है 3/2, तो हम ये लिख सकते हैं कि R2 बटे में R1 बराबर आएगा I2 बटे में I1 की पावर 2/3। R2 बटे R1 का मान कितना है, 1 mm। R1 का मान तो 1 mm ही है, बराबर अच्छा I2 कितना है, 3 एम्पियर, I1 कितना है, 3/2 की पावर 2/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो R2 बराबर, ये तो 1 आई गया, 2 की पावर 2/3। तो R2 बराबर 2 का वर्ग कर लो, 4 की पावर 1/3 mm मिलीमीटर। ये वहां की त्रिज्या होगी उस फ्यूज तार की जिसमें अपने को
3 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी। तो फ्यूज तार और धारा का जो रिलेशन होता है फ्यूज तार की त्रिज्या वो ये होता है, या I समानुपाती r⁻3/2 या r समानुपाती I⁻2/3। सरल आवर्त गति में त्वरण, ठीक है। देखिए सरल आवर्त गति में जो त्वरण फॉर्मूला होता है A बराबर क्या होता है, -ω²y। त्वरण की पहले दिशा सदैव साम्यावस्था की ओर रहती है, और त्वरण साम्यावस्था से जैसे जैसे विस्थापन बढ़ता जाता है वैसे वैसे त्वरण का मान बढ़ता जाता है। जब विस्थापन अधिकतम किसके बराबर होता है, आयाम के बराबर। जब विस्थापन अधिकतम होगा तो फिर आयाम भी जो है विस्थापन अधिकतम आयाम के बराबर होगा, तो त्वरण भी मैक्सिमम होगा ω²y। यानी कि सबसे ज्यादा जो त्वरण कब होता है, जब वो साम्यावस्था से अधिकतम दूरी पर होता है। आयाम की स्थिति पर अधिकतम होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। साम्य स्थिति पर अधिकतम होता है नहीं, नियत होता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आयाम की स्थिति पर जब y बराबर a होता है तो त्वरण का मान भी अधिकतम होता है। यदि कण का द्रव्यमान 2 किलोग्राम हो तो लिफ्ट ऊपर की ओर नियत वेग से 2 मीटर से गतिमान स्प्रिंग पाठ्यांक का होगा। देखिए पाठ्यांक कब बदलता है, यदि कोई लिफ्ट नियत वेग से ऊपर जाए, नियत वेग से नीचे आए, या विराम में हो, यानी कि लिफ्ट में त्वरण 0 हो। अभी फिलहाल देखो प्रश्न में गौर से पढ़ लो, क्या दे रहे हैं, नियत वेग, यानी कि वेग नियत है तो त्वरण नहीं है उसमें। जब वेग नियत है त्वरण है ही नहीं। जब त्वरण नहीं है तो उसके पाठ्यांक पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 किलोग्राम भार है तो वो 2 किलोग्राम भार ही प्रदर्शित करेगा पहले भी। हाँ, अगर ये a त्वरण से ऊपर जाता तो g+a हो जाता है, और यदि a त्वरण से नीचे आता है तो g-a हो जाता है, तब उसके भार पर फर्क पड़ता है। लेकिन यहाँ त्वरण था ही नहीं, इसलिए उसके वजन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर अपना 223 था। क्वेश्चन नंबर 224, एक हल्के तथा भारी पिंड के संवेग समान है, 2 पिंडों के, तो गतिज ऊर्जा किसकी ज्यादा होगी। देखिए P जो है ये दोनों के लिए नियत है, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, P²/2m, ठीक है, E समानुपाती m। तो कहता गतिज ऊर्जा किसकी अधिक होगी, जिसका द्रव्यमान कम होगा, हल्के पिंड की। हल्के पिंड की गतिज ऊर्जा क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। सीधे सीधे क्वेश्चन है, हम फटाफट क्वेश्चनों को देखते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 225, 3 आवेश Q समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर रखे हैं। लीजिए समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लेते हैं, ये लीजिए, यहां है, यहां है, यहां है, ठीक है, Q, Q और Q, ठीक है। और केंद्र पर रखे आवेश समान आवेश Q पर बल कितना होगा। एक केंद्र पर भी रखा हुआ है Q। देखिए इस पर लगने वाला बल की दिशा ये होगी, इसकी बल की दिशा ये होगी, और इसकी बल की दिशा ये होगी। तीनों बल बराबर होंगे क्योंकि ये समान परिमाण के आवेशों के बीच समान दूरी से बल लगते हैं। ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। और यदि आप जानते हैं 3 बल समान हो तथा 360/3 बराबर 120 डिग्री के कोण पर लग रहे हो, तो इनका परिणामी बल कितना होता है, 0 होता है। ये आपको वैसे भी याद रहना चाहिए। तो इन दो बलों का यदि F 120 है, जिनका परिणामी इसको संतुलित कर देगा, तो केंद्र पर जो है कुल बल का मान है वो कितना हो जाएगा, विद्युतीय बल 0 हो जाएगा। द्रव के लिए पॉइसन स्पष्टी का मान नहीं होता। देखिए जो पॉइसन स्पष्टी है, ठीक है, पॉइसन गुणांक भी कहते हैं, वो क्या होता है, किसी तार की त्रिज्या में विकृति और लंबाई में विकृति, ठीक है, इन दोनों का जो अनुपात है पॉइसन अनुपात कहलाता है, ठीक है। लेकिन द्रव के अंदर यह है कि द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, इसलिए इसकी पॉइसन निष्पत्ति नहीं ज्ञात की जा सकती। ये पॉइसन निष्पत्ति किसके लिए रहती है, केवल और केवल ठोसों के लिए ही ये मान माना जाता है। हाइड्रोजन परमाणु की निम्न ऊर्जा स्तर में ऊर्जा का मान -13.6 है। क्वांटम संख्या 2 के संगत ऊर्जा स्तर का मान क्या होगा। देखिए हाइड्रोजन परमाणु के लिए फॉर्मूला होता है E बराबर -13.6 Z² बटे में
एन स्क्वायर। जेड बराबर तो कितना है 1 और एन बराबर अपने से कितना मांग रहा है 2, तो ऊर्जा का मान आ जाएगा -13.6 बटे में 2 का स्क्वायर। जेड का मान तो 1 आ गया, तो ई बराबर -13.6 बटे में 4, तो ई बराबर कितना आएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास मान आ जाएगा। 13.6 में जब 4 का भाग देंगे तो 3.4 मान आ जाएगा। धातु की एक समरूप जंजीर है, खुरदरी मेज पर इस प्रकार से रखी है कि इसका एक सिरा मेज के किनारे से लटका हुआ है। ठीक है, जंजीर का 1/3 भाग, जंजीर का 1/3 मेज के किनारे से लटक रहा है, तो स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान क्या होगा। देखिए, घर्षण गुणांक का मान जंजीर के लिए जब भी निकालना है तो जंजीर का तरीका ये होता है कि लटकती लंबाई बटे में मेज पर रखी हुई लंबाई। ये मैंने पहले भी आपको कई वीडियो में बताया है। तो म्यू बराबर होता है लटकती लंबाई बटे में मेज पर रखी लंबाई, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए, जंजीर मान लो ये पूरी जंजीर है, कितनी लंबाई है एल की, और वो कह रहा है कि जब इसको लटकाया गया है जंजीर से तो उसका क्या है 1/3 भाग, यानी कि l/3 लटक रहा है, इसका मतलब 2l/3 मेज पर है। तो म्यू बराबर लटकती लंबाई कितनी है l/3 बटे में मेज पर कितनी है 2l/3, l/3 l/ कट जाएगा तो म्यू का मान कितना आएगा 1/2, यानी कि 0.5 आ जाएगा। तो यहाँ 0.5 तो नहीं दे रखा, 1/2 के रूप में दे रखा है, तो हमारा आंसर क्या आएगा इसमें डी ऑप्शन हमारा आ जाएगा। एक पतली दीवारों वाले अनंत लंबाई के सीधे पाइप में आई धारा प्रवाहित हो रही है। तो देखिए, अगर पतली पाइप है, खोखला पाइप है, अगर खोखले पाइप के बारे में बात की जाए तो खोखले पाइप के बाहर जो तीव्रता होती है बी बराबर होता है μ0I बटे में 2πr। खोखले पाइप के पृष्ठ पर तीव्रता पूछी जाए तो फॉर्मूला होता है μ0I बटे में 2πR। लेकिन खोखले पाइप के अंदर चुंबकीय तीव्रता प्रत्येक बिंदु पर कितनी होती है 0, खोखले पाइप के अंदर। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, पाइप के अंदर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समान होगा परंतु शून्य नहीं होगा, बिल्कुल शून्य है इसके अंदर, तो ये शून्य है, ये तो गलत है। पाइप के अंदर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होगा, ये बात सही है। सिर्फ पाइप के अक्ष पर शून्य होगा, नहीं है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा बैठेगा, बी ऑप्शन बैठेगा। हाँ, यदि ये ठोस पाइप होती, सॉलिड होती तो केवल अक्ष पर फिर शून्य होता। ठीक है, तो फिर हम कौन सा लेते, सी ऑप्शन लेते। 230 में देखिए, एक नियत आयतन गैस तापमापी में 0 डिग्री एवं 100 डिग्री पर दाब जो है 50 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ के बराबर है, तो 60 सेंटीमीटर पाठ्यांक पर ताप क्या होगा। देखिए, ताप के लिए फॉर्मूला आपको डायरेक्ट बताया हुआ है, T डिग्री सेल्सियस बराबर होता है PT माइनस P0 बटे में P 100 माइनस P0 गुणा में कितना होता है 100। अब देखिए, इस प्रश्न में ये तो हमारा पास फॉर्मूला है। सबसे पहले हिमांक पर प्रेशर कितना दे रखा है 50 सेंटीमीटर मरकरी के कॉलम के बराबर है। हिमांक क्वथनांक पर कितना दे रखा है अपने को 90 सेंटीमीटर मरकरी का कॉलम के बराबर है, और दिया गया कितना है अपने को 60 सेंटीमीटर। चलिए ताप निकालते हैं। T बराबर कितना आएगा 60 माइनस हिमांक 50 बटे क्वथनांक कितना है अपने पास 90 माइनस हिमांक 50 गुणा में कितना आएगा 100। तो T बराबर ऊपर बच गया 10 बटे में 40 गुणा में 100, ये कट गया इससे, तो 100/4 यानी कि हमारे पास मान आ जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस इसका मान आ जाएगा। तो ऑप्शन कितना है हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस इसका मान आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से मान निकाले जा सकते हैं। ठीक है, ये सीधा फॉर्मूला होता है, हिमांक का चाहिए, क्वथनांक का चाहिए और उस मान पे चाहिए। देखिए, कार्नो इंजन के सिंक का ताप 27 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि मुझे T2 का मान दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि T2 बराबर 27 का मतलब हो गया 273 प्लस 27, T2 बराबर 27 300 केल्विन। ठीक है, दक्षता जो है ईटा बराबर कितनी दे रखी है 25%, या ईटा बराबर प्रतिशत को हटाएंगे तो 25/100 यानी कि 1/4, और मान किसका पूछा है अपने से T
T1 का मान पूछा है, तो हम जानते हैं दक्षता ईटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, T1 माइनस T2 बटे में T1। ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है दक्षता का। दक्षता का फॉर्मूला क्या आएगा, 1/4 बराबर अगर मैं इसको यहां पर ऐसे भी लिख सकता हूं, 1 माइनस T2 300 बटे में T1। ठीक है, तो 300 बटे में T1, इसको इधर ले आए, 1 माइनस 1/4, 300 बटे में T1 बराबर 3 बटे में 4। ठीक है, ये इस पे कट गया, तो T2 बराबर कितना आएगा, 400 केल्विन। तो हमारे पास T2 का मान 400 केल्विन आ गया, लेकिन हमें डिग्री सेल्सियस में मान पूछा हुआ है, तो T2 बराबर एक काम करते हैं, 400 में से 273 घटा देते हैं, तो T2 बराबर आ जाएगा 127 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 127 डिग्री सेल्सियस। इस हिसाब से आंसर आ जाएगा। ए लंबाई वाली भुजा के एक वर्ग के केंद्र पर Q आवेश रखा है, इसके कोनों पर स्मॉल q आवेश स्थित है। ठीक है, विपरीत सिरे पर ले जाने के लिए कार्य कितना करना पड़ेगा। देखिए एक वर्ग है, ये लीजिए, यहां एक सेंटर पे आवेश रखा हुआ है, कितना है, कैपिटल Q, और स्मॉल q को उसके विपरीत सिरे पर, यानी कि यहां से ले जाके आपको कहां लेके जाना है, यहां तक। ठीक है, आपको पूछा गया है कि इस जगह पर आपका जो है कार्य कितना होगा। देखिए कार्य W बराबर होता है विभवांतर VA माइनस VB इंटू आवेश होता है Q W। देखिए इस जगह का यदि विभवांतर पूछा जाए तो कितना आएगा, KQ बटे में R, माइनस इस जगह का विभवांतर पूछा जाए, वही दूरी सब कुछ वही है, KQ बटे में R। ठीक है, इंटू इसी आवेश के लिए अपने बात करके हैं, तो ये कैपिटल Q से लिखेंगे, इंटू ये तो विभवांतर जो है वो 0 हो गया है, इसलिए यहाँ पर किया गया कार्य भी कितना रहेगा, 0, क्योंकि दोनों का बिंदुओं का विभव समान है, तो विभवांतर जो है 0 हो जाएगा। तो इस ऑप्शन में हमारा जो है ए ऑप्शन बैठेगा। निम्न में से n प्रकार के अर्धचालक, देखिए आप सारे डायग्राम देख सकते हैं और आप जान सकते हैं कि n प्रकार के अर्धचालक कौन से होते हैं। n प्रकार के अर्धचालक वो होते हैं जिसमें P टाइप, जिसमें 5th ग्रुप के एलिमेंट की डोपिंग की जाती है, उसे n प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। इसमें जो पंच संयोजी तत्व मिलाने पर जो दाता प्रकार का ऊर्जा स्तर आता है वो चालन बैंड के पास आता है। यहाँ देखिए इनके बीच में चालन बैंड है ही नहीं, ये तो शुद्ध अर्धचालक का है। ये जो है ऊर्जा स्तर, अगर संयोजी बैंड ऊपर दिखा रखा है, चालन बैंड नीचे दिखा रखा है, ये भी गलत है। चालन बैंड हमेशा ऊपर होता है, संयोजी बैंड नीचे होता है, और अशुद्धि स्तर जो चालन बैंड के पास है ये सही है, संयोजी बैंड ऊपर और ये नहीं होता। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, हम जानते हैं कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, कंडक्शन बैंड ऊपर होता है, वैलेंस बैंड जो है वो नीचे होता है, और यहाँ ऊर्जा स्तर होता है जो है दाता प्रकार की अशुद्धि का। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया ऑप्शन, तो बी ऑप्शन बैठेगा। द्रव का पृष्ठ तनाव निम्न प्रकार परिभाषित है। देखिए पृष्ठ तनाव ताप बढ़ने से बढ़ता नहीं, ताप बढ़ने से पृष्ठ तनाव का मान घटता है। जैसे जैसे ताप बढ़ता जाएगा पृष्ठ तनाव का मान घटता जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट पर तो पृष्ठ तनाव का मान 0 हो जाएगा। संपर्क में आने वाले द्रव पर निर्भर करता नहीं, साबुन की उपस्थिति से बढ़ता नहीं, साबुन की उपस्थिति से तो पृष्ठ तनाव का मान घटता है। सांद्रता, बिल्कुल सांद्रता बदलने से सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव का मान बदल जाता है। 3 सेंटीमीटर लंबे छड़ चुंबक की अक्ष के दोनों सिरों पर 24 सेंटीमीटर और दूसरा कितना है 48 सेंटीमीटर पर चुंबकीय तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए तीव्रता का फॉर्मूला होता है B समानुपाती 1/r³, इसलिए B1 बटे में B2 बराबर R2 बटे में R1 का होल क्यूब आएगा। ठीक है, R2 का मतलब 48 बटे में 24 का होल क्यूब, यानी कि 2/1 का होल क्यूब बराबर कितना आएगा, उत्तर 8। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, सीधा सीधा मान रखना था, 8 ऑप्शन आ गया है। गैसों की गतिज ऊर्जा में संबंध में क्या है। देखिए गैसों के बारे में ये कहा जाता है कि गैस जो है ठोस दृढ़ अणुओं से मिलकर बनी होती है, जो एक दूसरे से प्रत्यास्थ टक्कर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं तो वो अणु सतत यादृच्छिक गति करते हैं। अणु
कौन सा कथन असत्य है? तो पहला तो सही है, रैंडमली इधर उधर प्रत्येक अणु प्रत्येक दिशा में सभी वेगों से गति करता है, पहला क्वेश्चन पॉइंट सही है। गैस के अणु लगातार अप्रत्याश रूप से टक्कर करते हैं, ये गलत है, प्रत्याश टक्कर करते हैं। हमें असत्य कथन पूछा था, ये असत्य कथन है, ठीक है। टक्कर के अलावा किसी अन्य अणु के मध्य का बल कार्य नहीं करता, सही है। सारी अणुओं को टक्कर लगने वाला समय कम होता है, बाकी सारे पॉइंट सही है। एक तार का प्रतिरोध कितना है? यहाँ पर हमें साफ नहीं छपा हुआ, कितना दे रखा है? 10 ओम। उसकी लंबाई को खींचकर 10% बढ़ा दी जाती है, तो नया प्रतिरोध क्या आएगा? देखिए, जब किसी तार की लंबाई को बढ़ाया जाता है खींचकर, तो आर समानुपाती क्या होता है? एल स्क्वायर, या डेल्टा आर बटे में आर गुणा में 100, ठीक है। अब अपने को ये पूछा गया है कि मान जो है वो कितना बढ़ेगा। अब देखिए 2 इंटू डेल्टा एल बटे में एल गुणा में 100%, ये आएगा अपने पास मान। तो अगर लंबाई जो है आपने खींचकर 10% की वृद्धि की है, तो प्रतिरोध में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आ जाएगा? ठीक है, 2 इंटू लंबाई कितने परसेंट बढ़ाई है? 10, तो कितने परसेंट का बढ़ जाएगा? 20% का मान बढ़ जाएगा। वैसे तो अगर मैथमेटिकल रूप से इस परसेंट का उत्तर निकाले तो 21% आता है, ठीक है। मैथमेटिकल रूप से अगर पूछा जाए, अगर प्रतिशत में पूछा जाए तो रियल में 21% आता है, अप्रोक्सीमेट लेते हैं तो 20% लेते हैं, ठीक है। यहाँ अपने 10 ओम तो था ही था, अब 20% और बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा अपने पास जो है वो 12 ओम हो जाएगा, क्योंकि 20% मान अपना बढ़ गया है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक कहते हैं ऑब्जेक्ट लेंस को, कि फोकस दूरी जो है, सामने वाला ऑब्जेक्ट लेंस होता है, पीछे वाला जो है वो आई लेंस होता है, जिसे अभिनेत्र कहते हैं। तो ये आई लेंस है और ये ऑब्जेक्ट लेंस है। तो कहता अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी FO जो है वो छोटी होती है किससे? FE से। FO जो है फोकस दूरी नेत्रिका फोकस दूरी के बराबर होती है, नेत्रिका फोकस दूरी से कम होती है, नेत्रिका फोकस दूरी से अधिक होती है, कुछ भी। नेत्रिका यानी कि आई लेंस की फोकस दूरी से जो है ऑब्जेक्ट लेंस की फोकस दूरी है वो कम होती है। यदि किसी निकाय को दी गई ऊष्मा 6 किलो कैलोरी हो तथा किया गया कार्य 6 किलो जूल हो, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा? गौर से देखो प्रश्न में, यहां तो मात्र कैलोरी में दे रखा है और यहां मात्र किसमें दे रखा है? जूल में। उत्तर भी जूल में मांगे हैं। तो फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा यू बराबर क्या आएगा? डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा यू बराबर, देखिए डेल्टा क्यू का मान कितना दे रखा है? 6 किलो कैलोरी, ठीक है। कैलोरी को 4.18 जूल भी लिख सकता हूं, ठीक है, माइनस 6 किलो जूल। तो डेल्टा यू बराबर, ठीक है, यहां 8 तिया जो मान आ जाएगा 6 किलो, तो मान कॉमन आ गया, तो 3.18 गुणा में 6, ठीक है, ये क्या आएगा? किलो जूल। तो यहाँ जो मान आएगा वो 18 और 19 के आसपास का मान आएगा, तो 19.1 मान आ जाएगा। तो 19.1 किलो जूल मेरे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 240, यंग के प्रयोग में माध्य फ्रिंज की अधिकतम तीव्रता आई है, ठीक है। स्लिट को बंद कर दे तो उसी स्थान पर तीव्रता आई नोड हो जाती है। तो निम्न में क्या संबंध? देखिए, एक स्लिट की यदि तीव्रता आई नोड है, अगर अपने माध्य तीव्रता देखा जाए तो संपोषी व्यतिकरण होता है, और संपोषी व्यतिकरण में तीव्रता का मान जो है वो 4 गुना ज्यादा हो जाती है, ठीक है। जबकि विनाशी पर मान समाप्त हो जाता है और संपोषी पर तीव्रता 4 गुना बढ़ जाती है। इसलिए यहां हमारा मान आएगा आई बराबर आई जो है 4i नोड होता है, और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की इसमें भी पालना होती है। तो हमने आपके साथ आज क्वेश्चन 240 नंबर क्वेश्चन तक हमने आपके डिस्कस करी है। अभी हम सीरीज को आगे और बढ़ाएंगे, नए कुछ और डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन। तब तक हमारे साथ बने रहिए। अगली सीरीज में आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।